तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का इतिहास उससे संबंधित आपके सामने जो 1200 ईस्वी से प्रो ऐतिहासिक काल से लेकर आपके सामने 1200 ईस्वी तक का जो पूरा इतिहास का पेपर है या प्राचीन इतिहास का पेपर, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर जरूर से देख लेना। अब अपन पढ़ने वाले हैं आपके सामने यूनिट नंबर थर्ड की तरफ, जहां पर अपन पढ़ेंगे 1750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक की जो राजनीति और अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजों के बारे में, कि उस समय 1750 से लेकर 1200 ईस्वी तक किस प्रकार की राजनीतिक और जो अर्थव्यवस्था देखने को मिलती थी। तो चलो शुरू करते हैं। उसका जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था व विदेश नीति पर विवेचना कीजिए। मतलब अपन ने उत्तर भारत के जितने भी साम्राज्य थे सबके बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं यूनिट फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड में। यूनिट नंबर थर्ड में अब अपन पढ़ेंगे आपके सामने कौन सा, जो दक्षिण भारत के जितने भी प्रमुख साम्राज्य हैं उनसे संबंधित, जिसमें सबसे प्रमुख साम्राज्य कौन सा है, चोल साम्राज्य। तो चोल साम्राज्य की कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था रहती है, उनकी कौन सी विदेश नीति है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और सभी बच्चों से अनुरोध है कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 16,000 सब्सक्राइबरों के अपन बहुत ज्यादा करीब है। आप बस 100 बच्चों भी 100-150 बच्चे अगर आप सब्सक्राइब कर दो, 16,000 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। चोल साम्राज्य है वो आपके सामने जो दक्षिण भारत में 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली व सुसंगठित साम्राज्य था। मतलब चोल साम्राज्य है वो आपके सामने दक्षिण भारत का एक राज्य रहता है, साम्राज्य रहता है, जो 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत पे क्या करता है, आपके सामने राज करता है, जो अपनी प्रशासनिक दक्षता और आक्रमण शैली के लिए, आक्रमण विदेश नीति के लिए एक विशाल क्षेत्र पर प्रभाव रखता था। मतलब ये एक बहुत ही ज्यादा, जैसे आपके सामने उत्तर भारत में गुप्त काल और मौर्य काल जैसे देखने को मिला, जैसे वंशज देखने मिले उनके, उसी तरीके से दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य देखने को मिलता था। और वो फेमस था अपने किसके लिए, प्रशासन दक्षता के लिए और विदेश आक्रमण करने के लिए। आक्रमक जो विदेश नीति होती थी, विदेश से संबंधित उनकी जो नीतियां देखने को मिलती थी, उस पर वो जाना जाता था। अब विदेश नीति का अर्थ यह है कि दूसरे राज्य पे अगर उनको कमजोर दिखाई देता तुरंत कैप्चर कर लेते थे उसको। समझ में आ गया। अगले वाला अगले वाला पॉइंट आपका इसमें सबसे महत्वपूर्ण, प्रशासनिक व्यवस्था। उनके समय किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती थी। चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता वह सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत होते हुए भी स्थानीय सुव्यवस्थाएं व्यवस्थाएं प्रधारित थी। मतलब जो चोल साम्राज्य की अगर अपन बात करें, ये चोल साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ करता था, जो आपके सामने किस प्रकार हुआ करता था, सुव्यवस्थित तरीके से और केंद्रीकृत हुआ करता था। मतलब राजा का उस पर क्या हुआ करता था, राज हुआ करता था, राजा सारी व्यवस्थाओं को संभालता था, लेकिन व्यवस्थाएं हैं उसके जो राजा के द्वारा जो चलाई जाती थी वो एकदम सुव्यवस्थित हुआ करती थी, पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से देखने को मिलती थी। साथ के साथ स्थानीय स्वायत्ता भी देखने को मिलती थी। जिस तरीके से गुप्त काल में आपके सामने ग्रामीण और नगरीय जो समाज हुआ करता था, उनके पास स्वायत्ता, अपने फैसले लेने की स्वायत्ता हुआ करती थी, वो स्वतंत्र हुआ करते थे, उसी तरीके से चोल साम्राज्य भी अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हुआ करता था। पहला पॉइंट है इसमें केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का पहला सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन पदाधिकारी हुआ करता था, वो कौन हुआ करता था, राजा। राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, जिसे चक्रवर्ती उदारगम जैसी उपाधियां धारण करता था। मतलब चोल साम्राज्य के अंदर सबसे बड़ा केंद्रीकृत प्रणाली का जो सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था, वो कौन हुआ करता था, आपके सामने राजा हुआ करता था, जिसके पास चक्रवर्ती उदारगम जैसी उपाधियां हुआ करती थी, जो चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना जाता था या उदारगम उपलब्ध जो उपाधियों के नाम से जाना जाता था। राजा के पास सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी, वही आपके सामने सारे प्रशासन को संभालता था। साथ के साथ राजा न्यायपालिका, कार्यपालिका व सेना का भी प्रमुख हुआ करता था। मतलब राजा ही आपके सामने न्यायपालिका, जो न्यायालय से संबंधित जितने विभाग हुआ करते थे उनको संभालने का कार्य करता था। कार्यपालिका, जितने भी आपके सामने जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो कार्य हुआ करते थे उनको संभालने का कार्य करता था। साथ के साथ वो सेना का प्रमुख भी हुआ करता था।
सेना सेनापति को डायरेक्ट रूप से उपदेश देना उसका कार्य हुआ करता था। सेना को भी संभालने का कार्य किसका हुआ करता था? राजा का ही कार्य हुआ करता था चोल साम्राज्य के अंदर। अगले वाला पॉइंट है मंत्री परिषद। राजा को सलाह देने के लिए उसके लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। आज के समय भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में भी ये जो परंपरा देखने को मिलती है, जो प्रधानमंत्री होता भारत को, उसको सलाह देने के लिए एक पूरी मंत्री परिषद होती है। उसी तरीके से उस समय के राजा के पास भी, चोल साम्राज्य में भी एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, जो राजा को मुख्य फैसलों पर सलाह दिया करते थे। मतलब अगर भाई राजा, उसको हर विषयों पर ज्ञान नहीं हो सकता, तो वो अपने आसपास योग्य अधिकारी रखता था, जो सेना हो गई, न्याय हो गया, प्रशासन हो गया, कर हो गया, वाणिज्य हो गया, आपके सामने जो विभागीय मामले हो गए, सभी मामलों पर सलाह, राजा को वो सलाह देने का कार्य किया करते थे। अगले वाला पद है जो उनके उनके समय देखने को मिलता था, राज्य के अधिकारी। अधिकारियों के एक सुव्यवस्थित पदानुक्रम देखने को मिलता था। मतलब उस समय जो अलग अलग प्रकार के जो अधिकारी देखने को मिलते थे, उनकी एक सुव्यवस्थित आपके सामने क्या देखने को मिलती थी? पद्धति देखने को मिलती थी, जिसमें सबसे नीचे आप, सबसे ऊपर राजा, फिर उसका जो सेनापति हो गया, फिर दूसरे नंबर का जो वित्त मंत्री हो गया वो, फिर उसके नीचे और जो मंत्री परिषद, इस तरीके से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था नीचे तक चलती थी। जिसमें से सबसे बड़ा अधिकारी है, मैंने नाम बताया, अपने एक पद्धति में हुआ करते थे। अब दक्षिण भारत की जो मंत्रियों को नाम लेने का अलग, जो अलग पद्धति से अलग, मतलब उनका पद हुआ करता था। क्या होता था उनका नाम? पेरुदरम। पेरुदरम है वो आपके सामने चोल साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था। और सिरुदरम क्या? सबसे निचला अधिकारी हुआ करता था आपके सामने। उल्टा है, मतलब पैर सबसे नीचे होते हैं, लेकिन पेरुदरम को एक ट्रिक से बता रहा हूं, उल्टा याद कर लेना। पेरुदरम सबसे ऊंचा अधिकारी और सिरुदरम सबसे निम्न अधिकारी माना जाता था। राजस्व की बात करें, भू राजस्व है भाई, आप उस समय के जितने भी राजा हुआ करते थे, जो प्राचीन काल के और मध्यकालीन भारत तक, सबसे ज्यादा भू राजस्व कहां से देखने को मिलता था आपके सामने? भू राजस्व आपके सामने कहां से देखने को मिलता था? सॉरी, सबसे ज्यादा राजस्व आपको भूमि से देखने को मिलता था, जिसको भू राजस्व के नाम से जाना जाता है। जो कितना हुआ करता था आपके सामने? 1/3। मतलब अगर आपके घर खेत में 3 बोरी है, उसमें से 1 बोरी, 33.5% आपके 33% के आसपास आपके सामने क्या देखने को मिलता था? राजस्व देखने को मिलता था। भूमि का सर्वेक्षण भी नियमित रूप से किया जाता था। और खास बात यही है कि प्राचीन भूमि सर्वेक्षणों के आधार पर ही नहीं, समय समय पर भूमि का सर्वेक्षण भी किया जाता था, जिससे कोई नई उपजाऊ भूमि है या जो बंजर हो चुकी भूमि को क्या कर दिया जाता था? उसको कर से कम या ज्यादा किया जा सकता था। अगले वाला पॉइंट आपके सामने न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था किस तरीके से देखने को मिलती थी? ग्राम स्तर पर ग्राम सभाएं, जिला स्तर पर न्यायालय और केंद्रीय स्तर पर राजा का न्यायालय न्याय प्रदान करता था। मतलब अलग अलग प्रकार के जो स्तर हुआ करते थे, वहां पे अलग अलग प्रकार की सभाएं देखने को मिलती थी। सबसे निचला क्रम गांव हुआ करता था, वहां पे ग्रामीण व्यवस्था में ग्राम सभाएं देखने को मिलती थी। जिला स्तर पे न्यायालय व केंद्रीय स्तर पे आपके सामने राजा का न्यायालय न्याय प्रदान करने का कार्य करता था। मतलब जिला स्तर पे न्यायालय हुआ करते थे, केंद्रीय स्तर पे राजा का न्यायालय न्याय प्रदान करने का कार्य, जो न्यायालय है वो न्याय प्रदान करने का कार्य करता था। तो ये थी आपके सामने उस समय की जितनी भी जो सामाजिक व्यवस्था है, केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था है, वो देखने को मिलती थी। अब बात करें आपके सामने प्रांतीय प्रशासन। उस समय प्रांतों में किस प्रकार का प्रशासन देखने को मिलता था, उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। प्रांतीय प्रशासन में क्या देखने को मिलता था? साम्राज्यों में मंडलों या प्रांतों में विभाजित था, छोटे छोटे भूभाग में विभाजित कर दिया गया। छोटे छोटे, आज के समय भी अपना जो भारत देश है वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है ना, तो उसी तरीके से उस समय चोल साम्राज्य में भी वो प्रांतों में बटा हुआ करता था, उसको मंडलों के नाम से जाना जाता था। जिसका मुखिया कौन हुआ करता था? शाही परिवार का सदस्य या उच्च अधिकारी हुआ करता था। मतलब चोल साम्राज्य का ही कोई बड़ा व्यक्ति है, उसी को मुखिया, उसी जो परिवार के ही किसी व्यक्ति को उनका मुखिया बना दिया जाता था, या फिर कोई बड़ा जो राजा उसके करीबी कोई व्यक्ति उसको अधिकारी बना दिया जाता था। अगले वाला पॉइंट है मंडल। वलनाडु कमिश्नरी, वलनाडु नाडु जिले में और नाडुकुरम गांवों का समूह में बट गए। अब देखो अलग अलग 3 भागों में और बांट दिया गया। वलनाडु, वलनाडु मतलब कमिश्नरी, पूरा राज्य। फिर वलनाडु नाडु,
वह नाडु का नाडु नाडु बचा है सिर्फ। नाडु क्या हुआ करता था, जिला हुआ करता था। और नाडु कुरम को किस नाम से जाना जाता था, सबसे छोटी इकाई गांव के नाम से जाना जाता था। तो उस समय भी शासन प्रणाली 3 भागों में बटी थी, कमिश्नरी, जिला व गांव में बटी हुई हुआ करती थी। और प्रांतों को, छोटे बड़े बड़े जो पूरा राज्य है उसको छोटे जो छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया था, उनको मंडलों के नाम से जाना जाता था। अगला है स्थानीय स्वशासन, ग्राम प्रशासन। यह चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण व अनूठी विशेषता या करती थी। गांव है, जो गांवों का जो प्रशासन है, यह चोल जो प्रशासन देखने को मिलता था उसकी सबसे महत्वपूर्ण व अनूठी विशेषताओं में से हुआ करता था। मतलब चोल प्रशासन है वो सबसे महत्वपूर्ण आपके सामने प्रशासनिक दृष्टिकोण से वह सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन हुआ करता था, सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक था। पहला हिस्सा उसका उर क्या हुआ करती थी, सामान्य ग्राम सभा जहां पर सभी लोग हिस्सा लिया करते थे। तो ये कंपटीशन की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उर किसे कहा जाता है। तो उर क्या हुआ करती, सामान्य ग्राम सभा हुआ करती थी जो चोल साम्राज्य में हुआ करती थी, और उसमें सभी के सभी चोल साम्राज्य के जितने भी शासक हुआ, जो निवासी हुआ करते थे, वो उसमें हिस्सा लिया करते थे। अगले वाला पॉइंट है सभा या महासभा। विशेष रूप से ब्राह्मण बस्तियों में ब्राह्मण देवों के लिए हुआ करती थी। मतलब क्या है, सभा या महासभा क्या हुआ करती थी, जो ब्राह्मण की बस्तियां हुआ करती थी, उनको ब्राह्मणों को वो जमीन है दान दी जाती थी। उसको किस नाम से जाना जाता था, उसको ब्राह्मण देव के नाम से जाना जाता था। और वहां जो लोग उसमें भाग लेते थे उसको सभा या महासभा के नाम से जाना जाता था। यह सब चीजें आपके सामने, सभा या महासभा अधिक संगठित और शक्तिशाली हुआ करती थी, जिनके पास सबसे ज्यादा शक्तियां देखने को मिलती थी। यह सभाएं भूमि प्रशासन, कर संग्रह, न्याय व सार्वजनिक कार्यों को प्रबंधन करती थी। मतलब ये जितनी भी जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी, क्या करती थी, जो सभा या महासभा क्या करती थी, आपके सामने कर का संग्रह करती थी, भूमि प्रशासन को संभालती थी, सार्वजनिक कुएं, सड़क व मंदिरों के प्रबंधन करने का कार्य किया करती थी। आपके सामने समझ में आ गया आपको। तो और एक सामान्य गांव की सभा हुआ करती थी, सभा में महासभा कहाँ हुआ करती थी, जहाँ पे ब्राह्मण लोग हैं वो इसमें भाग लिया करते थे, और यही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ करती थी, जिनके पास भूमि प्रशासन से संबंधित, सभाओं में भाग लेने से संबंधित सब अलग अलग अधिकार देखने को मिलते थे। अगले वाला पॉइंट है समितियां। महासभा विभिन्न समितियों में वारियम के माध्यम से कार्य करती थी। मतलब जो अलग अलग प्रकार की महासभाएं देखने को मिलती हैं वो अलग अलग प्रकार की समितियों के माध्यम से भी कार्य करती थी। जिसमें पहली समिति थी उद्यान समिति। उद्यान समिति क्या होता है, टोटट वरियम। जलाशय समिति को एरीवरियम के नाम से जाना जाता था। मतलब उद्यान, जो बगीचे वगैरह के लिए एक समिति का निर्माण किया जाता था, जिसको टोटट वरियम के नाम से जाना जाता था। जलाशय, जोड़, पोखर, आपके सामने कुएं वगैरह को निगरानी करने के लिए एक जलाशय समिति हुआ करती थी, उसको एरीवरियम के नाम से जाना जाता था। सोने से संबंधित आपके सामने चीजों को श्रवण समिति हुआ करती थी, जिसको पौणवरियम के नाम से जाना जाता था। तो ये सब चीजें आपके चोलों की जो ग्रामीण प्रशासनिक प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है। अच्छा, इसमें एक शिलालेख देखने को मिलता है, उत्तर मेरु शिलालेख। समझ में आ गया। उत्तर मेरु शिलालेख है वो चोल साम्राज्य से संबंधित है, जहाँ पे उत्तर मेरु शिलालेख ने क्या है, चोल साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी हम सबको दी है। अगले वाले पॉइंट की तरफ अगर अपन बढ़े, विदेश नीति की तरफ। चोलों की आपके सामने विदेश नीति विस्तारवादी व आक्रामक थी। तो चोलों ने क्या की, जो विदेश नीति आपके सामने विदेश नीति थी उनकी, वो विस्तारवादी थी और आक्रमणकारी विदेश नीति के नाम से जाना जाता उनको। उनके द्वारा उनका उद्देश्य व्यापार पर नियंत्रण और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था। मतलब वो दूसरे राज्यों पर क्या कर लेते थे, तुरंत आक्रमण करके उनको जीत लेते थे, जिससे क्या व्यापार अच्छे से चल सके और आपके सामने जो उनका साम्राज्य है उसका भी विस्तार हो सके। अब इनकी जो विदेश नीति के बारे के प्रमुख पॉइंट पढ़ेंगे। पहला है साम्राज्य विकास। चोल राजाओं द्वारा, चोल जो प्रमुख राजा हुआ करते थे, जिसमें राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण भारत के अन्य जो साम्राज्य देखने को मिलते थे, चोर, पांड्या, गंग पर विजय प्राप्त करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो आपके सामने जो चोल राजा हुआ करते थे, जिसमें राजा प्रथम है, राजेंद्र प्रथम ने, इन्होंने अपने आसपास जो अन्य साम्राज्य देखने को मिलते थे, चेर, पांड्या व गंग पर इन्होंने क्या किया, इन पे विजय प्राप्त की और एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य का इन्होंने निर्माण किया। अगले वाला पॉइंट है नौसेना शक्ति।
चोलों के पास एक विशाल शक्तिशाली नौसेना हुआ करती थी। मतलब जो चोल साम्राज्य हुआ करता है उसके पास एक विशाल, बहुत बड़ी विशाल नौसेना हुआ करती थी, जिससे उनकी विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिसने क्या क्या आपके सामने जो इनकी विदेश नीति है उसको विस्तार करने में इनका बहुत बड़ा, उस जो विदेश नीति है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा आपके सामने। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट आपके सामने श्रीलंका पर विजय। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की और राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका पर को कब्जा कर लिया। मतलब राजा राज प्रथम ने श्रीलंका का, सबसे पहले राजा राज ने क्या किया, श्रीलंका की तरफ अपना विजय अभियान शुरू किया और श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है उसको जीत लिया। फिर राजेंद्र प्रथम आया, वो उससे भी शक्तिशाली राजा हुआ करता था, उसने क्या किया, पूरे श्रीलंका को अपने अधीन कर लिया। तो ये सिर्फ आपके सामने जो अपने दक्षिण भारत का ही राज्य नहीं बल्कि श्रीलंका को भी इन्होंने जीता था। दक्षिण पूर्वी एशिया पर अभियान। राजेंद्र प्रथम ने सुमित्रा में श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध आपके सामने नौसेना अभियान चलाया था लगभग 1025 में, जिसमें मलक्का जलमड्रू मध्य है उसके व्यापार पर चोलों का नियंत्रण स्थापित हो। मतलब इन्होंने सुमात्रा आपके सामने जो यही वाला श्रीलंका वाला जो राज्य है इस पर इन्होंने क्या विजय अभियान चलाया था, नौसेना अभियान, जिससे आपके सामने पूरा का पूरा उस जो श्रीलंका और भारत के बीच में जो मलक्का जल संधि है इस पे इन्होंने पूरा का पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और भारत का पहला, इतिहास का पहला सफल नौसैनिक अभियान था। और भारत के जितने भी शासक हुआ करते थे उसमें से पहला ऐसा ये शासक हुआ करता था राजेंद्र प्रथम, जिसने सफल विदेश नौसैनिकों का अभियान चलाया था। अपने सैनिकों को नौसेना के माध्यम से इन्होंने दूसरे देश में भेजकर क्या क्या था, श्रीलंका पर विजय हासिल की थी। अगले वाला पॉइंट है चीन के साथ संबंध। चोल शासकों ने चीन के साथ व्यापारिक व राजनीतिक संबंध भी स्थापित किए थे। मतलब जो चोल शासक हुआ करते थे इन्होंने श्रीलंका को नहीं जीता, भारत के दक्षिण भारत पर इनका बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं देखने को मिलता था, बल्कि चीन राज्य के साथ इनके साथ बहुत ज्यादा इनके व्यापारिक और राजनीतिक संबंध देखने को मिलते थे, जिसमें इन्होंने रेशमी मार्ग और समुद्री मार्ग को बढ़ावा दिया। जिसमें इन्होंने क्या किया, जो रेशमी मार्ग हुआ करता था उसको और जो समुद्री मार्ग हुआ करता था उसको बढ़ावा देने का कार्य किया। रेशमी मार्ग जो जिसको सिल्क रूट के नाम से बोला जाता है, जहां से जिसके माध्यम से चाइना होते हुए जो मध्य एशिया है उसका जो रास्ता जाता था, उसको व्यापारिक रास्ता जाता था, उसको रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। भारत, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान तक होता है जो रूट निकलता है, इसको सिल्क मार्ग, सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। एक व्यापारिक रास्ता हुआ करता था जिसपे चीनी साम्राज्यों का क्या हुआ करता था, नियंत्रण हुआ करता था। तो चोल साम्राज्य ने उनके साथ राजकीय संबंध स्थापित किए ताकि जो समुद्री व्यापार है वो और ज्यादा आगे बढ़ सके। तो इसके माध्यम से आपके सामने चोल साम्राज्य की दक्षता, विशेषकर उनके स्थानीय स्वशासन और उनकी शक्तिशाली नौसेना आधारित विदेश नीति भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। मतलब चोल प्रशासन के द्वारा आपके सामने जो उनके द्वारा शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया गया, जो विदेश नीति का प्रयोग किया गया, यही भारतीय इतिहास के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताती है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। धन्यवाद बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है भारत का इतिहास, जहां से आपको प्रो ऐतिहासिक काल से लेकर 1200 ईस्वी तक आपका जो पेपर होगा उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे मैं करवा रहा हूँ। उसका जो अगला प्रश्न है यूनिट नंबर जो 3 का, अरब, गजनवी व जो गोरी है, गोरी लिखा हुआ लेकिन गोरी है, गोरी के आक्रमणों के प्रभावों की चर्चा कीजिए। कैसे अरब का आक्रमण देखने को मिलता है जिसमें प्रमुख रूप से गजनवी और आपके सामने जो गोरी है उसके द्वारा आक्रमण किया जाता है। तो उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब अपन जो आपके सामने पूर्ण रूप से जो आपका जो प्राचीन इतिहास का जो पेपर होता है उसके आखिरी प्रश्नों की तरफ अपन। तो आप क्या करना है, आपको अन्य अगर वीडियो आप नहीं देखे अभी तक आपने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर जरूर से देख लेना और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलो शुरू करते हैं अपन पेपर जो प्रश्न को। 7वीं शताब्दी के बाद भारत पर अरब का आक्रमण देखने को मिलता है। कब भारत पर अरब का आक्रमण होता है आपके सामने? 7वीं शताब्दी के अंदर भारत पर अरब का आक्रमण देखने को मिलता है, जिसमें गजनवी और गोरी के आक्रमणों ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन पे गहरा प्रभाव डाला। तो देखो होता है कि आपके सामने जो मगध साम्राज्य है अब वो धीरे धीरे आपके सामने कमजोर होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे आपके सामने क्षेत्रीयवाद है
वो आपके सामने फैलना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा वो अपना अपना स्थापत्य हासिल कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके सामने जो बाहरी शक्तियां हैं उनको भारत पर आपके सामने भारत उस समय बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। भारत के पास सोना बहुत ज्यादा समृद्धशाली और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत साम्राज्य हुआ करता था। तो सभी लोगों को, और उस समय काफी लोग भारत में घूमने के लिए आए और उन्होंने भारत के ऊपर लिखा। और जब उन्होंने भारत के ऊपर लिखा तो अन्य साम्राज्य के लोगों को भी पता चला कि भारत के लोग कितने शक्तिशाली, कितने समृद्धशाली, उनके पास कितना सोना है। तो भारत को लूटने के लिए मुख्य रूप से अरबों ने प्रयास किए। सबसे पहले बहुत से प्रयास हुए, लेकिन पहले आपके सामने पहला वो शासक जिसको सफलता मिलती है वो मोहम्मद बिन कासिम होता है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, सिंध पे आक्रमण करता है। सिंध वो पाकिस्तान का इलाका है, सिंध, वहां पे आपके सामने क्या अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका, लेकिन उसमें भारत का हिस्सा हुआ करता था, उस पर उसने सबसे पहले आक्रमण किया। और उसके द्वारा जो आक्रमण हुआ उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है? पहला, राजनीतिक प्रभाव। सिंध पे अरबों का जो स्थायी नियंत्रण स्थापित हुआ, हालांकि वो भारत के भीतरी हिस्सों में प्रवेश नहीं कर पाए। जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने सिंध पे आक्रमण किया, वहां पे जय स्थापित कर ली, लेकिन वो इससे अंदर नहीं आ सका, उससे जो भारत के अंदर भीतरी हिस्से में नहीं घुस सका, मतलब अंदर नहीं घुसा। लेकिन इससे भारतीय राज्यों की कमजोरी को उजागर किया। लेकिन इस चीज से अन्य जो राजा हुआ करते थे अरब के, उन लोगों को यह पता चल गया कि भारत जो राज्य है, भारत के जो शासक है, वो उनको जीतना इतना मुश्किल नहीं है, हम उनको जीत सकते हैं। उनको पहली बार ये महसूस हो गया था कि अब भारत जैसे राज्यों पर जीतना आसान है, और उन्हें एक उम्मीद मिली। और भविष्य के लिए मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया। भाई कोई भी व्यक्ति जब पहली बार अगर कोई काम कर देता ना, तो फिर धीरे धीरे वो काम होना बहुत आसान हो जाता है। तो यही है, भविष्य के जो अन्य मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त होना शुरू हो गया था। इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है? पहला है सांस्कृतिक प्रभाव। भारतीयों ने अरबों से खगोल विज्ञान, गणित व चिकित्सा का ज्ञान लिया। भाई अब ये नहीं है कि भाई कोई इंसान ने आक्रमण किया तो उसके नुकसान ही नुकसान है, फायदे भी होते हैं। तो फायदे देखेंगे अपन क्या होते हैं। संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय लोगों ने अरब से, जो अरब के लोग हैं भाई, उनको खगोल विज्ञान के बारे में ज्यादा पता था, मतलब नक्षत्रों के बारे में, तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में ज्यादा ज्ञान था, उसके बारे में हमने ज्ञान लिया। गणित को थोड़ा समझा, क्यों वो यूरोप के ज्यादा नजदीक थे, उनकी वो संस्कृति थोड़ा उनके अंदर थी। और चिकित्सा का ज्ञान लिया। अरबों ने भारतीय अंक प्रणाली, दशमलव और ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। और ऐसा ही नहीं कि हमने उनसे कुछ सीखा, उन्होंने भी हमसे कुछ सीखा। इन्होंने हमसे, अरबों ने भारतीय जो अंक प्रणाली थी, जो दशमलव प्रणाली जो हमारे द्वारा जो दी गई थी उसको समझा। ज्योतिष विज्ञान को, जो हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है उसको पूरी दुनिया, पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाने का कार्य किया, यूरोप तक पहुंचाने का कार्य किया। तो यही है जो इनके द्वारा सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें हम विज्ञान, गणित व चिकित्सा का जो ज्ञान है उसको विस्तार से लेते हैं। इनके द्वारा कुछ भारतीय ग्रंथ हैं, कुछ भारतीय ग्रंथ है जैसे पंचतंत्र, चरक व संहिता का अरबी अनुवाद भी किया गया। मतलब इसमें क्या था आपके सामने, इन्होंने जो भारत के जो साहित्य था, जिसमें पंचतंत्र मुख्य रूप से था, चरक था व संहिता थी, इसका अरबी अनुवाद भी इन्होंने करना शुरू किया। अरबी अनुवाद भी इनके द्वारा किया गया। तो भारतीय साहित्य है जिसमें पंचतंत्र जो आपके सामने कहानियों की किताब है, चरक संहिता है, उसका इनके द्वारा अरबी अनुवाद भी किया गया, अरबी में भी इनके द्वारा लिखा गया। इस्लाम का जो आरंभिक प्रसार है हुआ, हालांकि सीमित रहा। मतलब इस्लाम धर्म है वो भारत में, भाई वो मुस्लिम आक्रांताएं आई, उन्होंने कुछ लोगों को सिंध में जबरदस्ती क्या करवा दिया, मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म है उसको सुनने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन वो चले गए, उसके बाद में तो उनके इतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म को भी माना, वो उनसे प्रभावित हुए। अगले वाला प्रभाव आपके सामने देखने को मिलता है आर्थिक प्रभाव। सिंध एक प्रकार का व्यापारी केंद्र बन गया, जहां भारत और अरब के बीच में व्यापारी केंद्र बना। अब क्या हो गया आपके सामने, भाई सिंध है उसको जीत लिया आपके अरबों ने, तो अब क्या है, अरब वहां तक आपके सामने व्यापार कर सकते थे और भारतीय लोग वहां पर आकर अपना व्यापार कर सकते थे। तो सिंध वो मुख्य केंद्र बन गया, जहाँ पे भारतीय और जो आपके सामने अरब है वो दोनों अपना क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। मोहम्मद बिन कासिम का जो अरब आक्रमण को आपको अच्छे से समझा। अब पढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, जो भारत को लूटने की दृष्टि से आया था, और उसने भारत को कुल 17 बार आक्रमण किया। यह समझो कि 17 बार उसने भारत को लूटा होगा। जो मोहम्मद गजनवी का जो आपके सामने आक्रमण देखने को मिलता है 1000 ईस्वी से लेकर 1027
जो ईस्वी है उस तक उसका आक्रमण देखने को मिलता है। इस बीच उसने कुल भारत पे 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया? कुल 17 बार आक्रमण किया, जिसमें उत्तर भारत के कई हिंदू राज्य जैसे शाही राजवंशों को कमजोर कर दिया। उसने वो अपने साथ पूरी सेना लेकर चलता था। जब वो देश में आता था पूरा नरसंहार कर देता था, पूरे राज्यों के पूरे राज्य साम्राज्य को मिटा देता था। बल्कि नगरों में वो जब तक पूरे नगर को खत्म नहीं कर देता था तब तक वो नहीं जाता था। उसको उसने बहुत ज्यादा मूर्तियों को, मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है, मूर्तियों को बहुत ज्यादा तोड़ता था, मंदिरों को इसने खूब तोड़ा। पंजाब पर गजनवी का स्थायी नियंत्रण स्थापित हो गया और जब वो भारत पे उसने आक्रमण किया तब उसने क्या किया, उसका जो भारत का जो पंजाब क्षेत्र है उस पर गजनवी ने क्या कर लिया, अपना स्थायी नियंत्रण है वो स्थापित कर लिया, जिससे भारत में मुस्लिम शासकों की नींव पड़ी और जिससे पहली बार भारत में मुस्लिम जो शासक हैं वो पहली बार आपके सामने उनकी नींव पड़ती है। ये उसका कोई, ये यहाँ पर शासन करने का इसका कोई मतलब नहीं था, इसने कोई भी, इसकी कोई रुचि नहीं थी, बस इसका यही था कि वो भारत आता था, भारत को लूटता था और फिर चला जाता था। तथा इसने ये गौरी आक्रमणकारी है उसके लिए एक मंच प्रदान किया और भारत में जो गौरी आक्रमणकारी होते हैं उनको एक मंच प्रदान करने का भी कार्य किया। गौरी जो मोहम्मद गौरी है उसको वहां वो भारत पे उसका जो राज्य स्थापित हुआ उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। भारतीय शासकों को अपनी कमजोरी का एहसास हुआ और वे एकजुट नहीं हो सके। अब क्या है, जो मोहम्मद गजनवी ने जो भारतीय लोग, भारतीय जो राज्य हुआ करते थे उनको एक तो आक्रमण करके लूट कर वैसे कमजोर कर दिया, काफी राजाओं को हरा दिया, तो एक तो वो मनोबल की दृष्टि से टूट चुके थे। दूसरी बात है, भारतीय राजा हैं वो कभी एक नहीं रहते थे, वो हमेशा अपने साम्राज्य को लूट खसोट के चक्कर में हमेशा कमजोर रहते थे, वो एक हो ही नहीं पाए कभी। और वो जब एकजुट नहीं हो पाए तो क्या वैसे गौरी हो गया और उसके बाद में जो भारत में मुस्लिम जो आक्रमणकारी है उनको भारत में आने की क्या मिली, भारत में आक्रमण आने का एक मंच प्रदान हुआ और वहां पर भारत में आए और भारत में दिल्ली सल्तनत है उसकी शुरुआत होती है इससे। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक प्रभाव। इसने मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ जैसे समर्थ मंदिर और शहरों का अपार धन लूटा। मोहम्मद गजनवी जिस भी जगह जाता था उसका यही काम था कि वो उस मंदिरों में खास करके आक्रमण करता था, क्योंकि इसको पता था मंदिरों में बहुत ज्यादा सोना या धन समृद्धि देखने को मिलती है। तो ये जहां पर भी गया इसने भारत खूब लूटा, जिससे भारत की आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर हुआ। क्यों? इसने उस समय ये करोड़ों की संपत्ति लूट कर चला गया था। इस धन का उपयोग गजनवी ने अफगानिस्तान को समर्थ बनाने और मध्य एशिया में सफल जो सैन्य अभियान चलाने के लिए किया। इसने क्या किया, इसने अपना जो बाहर से धन लूटा और अफगानिस्तान जो जगह है उसको इसने समृद्धशाली बनाया और जो मध्य एशिया है वहां पर ये गया और इसका उद्देश्य ये था बाहर से धन लूटता, मध्य एशिया में जाकर सैन्य अभियान चलाता और वहां पर अपने आप को, अपना जो विस्तार किया। इसका भारत में विस्तार करने का कोई मतलब नहीं था, ये तो यहाँ से पैसे लूटने के लिए आता था, यहाँ से पैसे लूटता था और मध्य एशिया में आपके सामने जो सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, इन सब क्षेत्रों को जीतना चाहता था। बस यहाँ से पैसे कमाकर वहां पे सैन्य अभियान चलाया इसने। अगले वाला पॉइंट है सांस्कृतिक प्रभाव। मंदिरों को विध्वंस से हिंदू धर्म को भी धक्का लगा। मोहम्मद गौरी जब जब भारत आया इसने इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के बजाय क्या किया, इसने हिंदू धर्मों, जो हिंदू धर्म के जो प्रतीक हुआ करते थे मंदिरों को खूब लूटा। इसने भारतीय हिंदू मंदिरों को जब भी पहुंचता था उनको लूटता था और मंदिर जो जो मंदिर हुआ करते थे उसकी जो मूर्तियां हुआ करते थे उसको तोड़ देता था, इसलिए इसको मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन साथ में एक नए धार्मिक विचार और भक्ति आंदोलन की भी भूमिका तैयार हुई। उसी समय आपके सामने भारत में जो सूफी आंदोलन है उसकी शुरुआत होती है और उसी से भारत में एक जो क्या बोलते हैं, जो मोहम्मद गजनवी इसने भारतीय हिंदुओं को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। जब जब आता था नरसंहार करता था, मंदिरों को तोड़ देता था, तो इस समय जनता वो बहुत ज्यादा परेशान थी। तो इस समय एक नए आंदोलन की शुरुआत होती है, नई विचारधारा की। वो किस नाम से पड़ता है? भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें भारतीय लोगों को अब धार्मिक जो कर्मकांड के बजाय धार्मिक भक्ति आंदोलन में क्या बताया गया कि धर्म को प्रेम भाव से भी चलाया जा सकता है। इसने फारसी संस्कृति का पंजाब में प्रवेश हुआ और जो ये क्या मोहम्मद गजनवी है ये अपने साथ कौन सी भाषा लेकर आया था? फारसी संस्कृति या फारसी भाषा को लेकर आया था। तो इसका भी भारतीय जो पंजाब क्षेत्र है उसमें इसका प्रवेश होता है। अल बरूनी जैसे विद्वान मोहम्मद गजनवी के साथ आए। मोहम्मद गजनवी के साथ वहां का उसी जो
देश है, वहाँ का एक जो सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति था अल बरूनी है, वो इसके साथ आया था, जिसने क्या किया था, किताब अल हिंद नामक एक किताब को लिखा था, जिसने भारतीय समाज, विज्ञान और आपके सामने धर्म का विस्तृत रूप से वर्णन दिया गया था। तो आपके सामने अल बरूनी है, वो इसके साथ आया था मोहम्मद गजनवी के साथ, जिसने किताब अल हिंद नामक किताब को लिखा, जिसने भारतीय समाज के बारे में बात की, जिसने भारतीय विज्ञान व धर्म के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन दिया था। समझ में आ गया आपके सामने किताब अल हिंद, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किताब है। अल बरूनी अच्छे से याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिशन में इसका सवाल जरूर से पूछने को पूछा जाता है। अगले वाला प्रश्न है मोहम्मद गोरी, 1175 से लेकर 1206 तक आपके सामने मोहम्मद गोरी से संबंधित आपके सामने प्रश्न है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है मोहम्मद गोरी का राजनीतिक प्रभाव। गोरी के आक्रमण ने विशेषकर तराइन के युद्ध में 1191 से लेकर 1192 तक राजपूत राज्यों की जो सैन्य शक्ति है उसको निर्णायक रूप से सिद्ध हुआ। मतलब तराइन के दो युद्ध आपके सामने देखने को मिले, जिसके सामने आपके सामने पृथ्वीराज जो पृथ्वीराज चौहान हुआ करता था तृतीय, उसने दो युद्ध लड़े। तराइन का प्रथम युद्ध, उसमें इसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, लेकिन 1992 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उसमें वो खुद हार जाता है, और जिससे जो आपके सामने जो राजपूतों की शक्ति है, जो सबसे प्रमुख शक्ति थी, जिसने जो जो उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत पे राज करते थे, उनको पराजय वहां पर मिलती है। अगले वाला पॉइंट है जिसमें मैंने दोनों को ही बता दिया, आपके तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। अब मोहम्मद गोरी क्या थोड़े दिन राज करता है, और यहाँ पे राज करने के बाद में वो वापस चला जाता है, और वहां का जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको भारत का प्रशासनिक दृष्टिकोण से नियुक्त करके चले जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका सेवक हुआ करता था, इसका गुलाम हुआ करता था, उसको इसका प्रशासक के रूप में नियुक्त करके चला गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही क्या की थी, भारत के दिल्ली सल्तनत की स्थापना बोली जाती है, उसने इसके संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है। अगले वाला पॉइंट है सांस्कृतिक प्रभाव। मोहम्मद गोरी के आक्रमण से भारत में इस्लाम का जो व्यापक रूप से प्रसार है वो शुरू हुआ। सूफी संतों के आगमन से धार्मिक समन्वय के नए मार्ग भी खुले। मतलब इस समय तक भारत में इस जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, वो बहुत ज्यादा फैल चुका था, और मुस्लिम जो आक्रांताओं के द्वारा भारतीय हिंदुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए थे, जिससे बहुसंख्यक में हिंदू थे, वो उन्होंने क्या है आपके सामने इस्लाम धर्म के खिलाफ वो आपके सामने क्या करते थे, उनका विरोध करते थे। तो समाज में बहुत ज्यादा कटुता फैलने लग गई थी। तो इस और हिंदू समाज में भी क्या देखने को मिलता था, जातिवाद देखने को मिलता था। तो इसीलिए जो भारत में सूफी संतों का आगमन है वो हुआ, जिन्होंने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। इसी बीच में आपके सामने इंडो इस्लामिक वास्तुकला का भी विकास हुआ। इंडो इस्लामिक मतलब भारतीय और इस्लाम धर्म दोनों की जो स्थापत्य कला, वास्तुकला, साहित्य, उसका निर्माण होना शुरू हुआ। जो आप बड़े बड़े जो मंदिरों का नाम मस्जिदों का निर्माण है या मीनारों का निर्माण है, वो इसी समय होने लगा, और इसी को क्या बोला जाता है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के नाम से इसको जाना जाता है। आर्थिक प्रभावों की बात करें, उत्तरी भारत की आर्थिक संरचना में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। मतलब जो उत्तर भारत है उसकी जो आपकी आर्थिक संरचना है उसमें बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला, जिससे भू राजस्व प्रणाली में इस्लामिक तत्वों का समावेश देखने को मिला। मतलब भू राजस्व प्रणाली हुआ करती थी, उसमें इस्लामी धर्म के आधार पर जो कर लेना है, जो वहां पर मध्य एशिया में जो कर लेने की प्रणाली हुआ करती थी भू राजस्व की, वही प्रणाली यहाँ पर भी देखने को मिली। शहरी केंद्रों का विकास हुआ जो मुस्लिम प्रशासन के अधीन थे। मतलब जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपके सामने राज्य मुस्लिमों शासन के अंतर्गत थे, उन्हीं सब केंद्रों का धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया। संक्षेप में बात करें, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आपके सामने भारतीय उपमहाद्वीप की इतिहास को दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया, जिससे नए आपके सामने राजनीतिक, सामाजिक व संस्कृति युग का सूत्रपात हुआ, जिससे आगे चलकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मतलब अगर अपन विस्तृत दृष्टिकोण से बात करें आपके सामने, तो मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा जो क्या हुआ, मुगलों का नाम आता है भारतीय दिल्ली सल्तनत की शुरुआत है वो इनके द्वारा, मोहम्मद गोरी के द्वारा रखी गई, जिससे आगे जाकर पहले दिल्ली सल्तनत चलती है और फिर मुगल है वो भारत पे लंबे समय तक राज करते हैं। तो ये था यूनिट नंबर जो 3 का महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें अपन भारत पे जो विभिन्न प्रकार के जो
आक्रमणकारी आए। इसमें अलग अलग प्रश्न भी आ सकता है, अरब आक्रमण भी पूछा जा सकता है, गजनवी भी पूछा जा सकता है, मोहम्मद गोरी, तीनों पढ़ा दिए। कुछ भी आए आपके सामने आप आराम से कर दोगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका पेपर होने वाला भारत का इतिहास, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो इसका यूनिट नंबर 3 का जो आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां पर गुज्जर प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट जो वंश है उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में अपन तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि भारत में आपके सामने गुज्जर प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट है, उनकी किस प्रकार की जो राजनीतिक स्थिति है या त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में अपन विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। इस प्रश्न को ऐसे भी जाना जाता है कि भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में विस्तृत रूप से बताइए। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना है। और अपन 16,000 सब्सक्राइबरों के बहुत ज्यादा करीब है। प्लीज आप सबसे अनुरोध है कि 100 बच्चे भी अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे, 16,000 सब्सक्राइबर अपने पूरे हो जाएंगे। तुरंत सर सब्सक्राइब कर देना, सभी बच्चों को सर सब्सक्राइब कर देना है। समझ में आ गया आपको? साथ के साथ आपके सामने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे जरूर से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में है, लिंक दे रखा है। आगे जितने भी सेमेस्टर होंगे फ्री में कंटेंट वहां पर देखने को मिलेगा, तो चैनल को चुपचाप ज्वाइन कर लो। अब बात करते हैं अपन 8वीं से 12वीं शताब्दी के ईस्वी के बीच में मध्य उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार, पाल और दक्कन राष्ट्रकूटों में 3 शक्तिशाली साम्राज्य उभरे। मतलब भारत में 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में मध्य साम्राज्य जो देखने को मिलता है, इसमें जो मध्यकाल था 18वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में, इसमें 3 साम्राज्य, बहुत बड़े साम्राज्य हैं, वो भारत में उभर कर आए। जिसमें से पहला साम्राज्य था गुज्जर प्रतिहार, जो उत्तर भारत में थे, गुज्जर प्रतिहार व पाल। गुज्जर प्रतिहार आपके सामने राजस्थान में राज किया करते थे, पाल आपके सामने जो ये मगध वाला साम्राज्य, गुजरात वाला इधर, और दक्कन में राष्ट्रकूटों का गुजरात महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है दक्षिणी भारत में, उसमें राष्ट्रकूट राज किया करते थे। पाल आपको ये जो यूपी बिहार वाला क्षेत्र हुआ करते थे, यहाँ पर राज करते थे। और इन तीनों के बीच में चलता है संघर्ष, किस क्षेत्र को जीतने के लिए। कन्नौज जो क्षेत्र है ना, कन्नौज गंगा का भाई जो क्षेत्र है, गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, उसको जीतने के लिए, कन्नौज क्षेत्र को जीतने के लिए आपको क्या चलता है, त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है। त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब गुज्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, 3 साम्राज्यों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। और इन तीनों वंशों ने कन्नौज पे नियंत्रण करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, और इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। कंपटीशन की दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। चलो अब पढ़ते हैं अलग अलग जो साम्राज्य है उनके बारे में, विशेषताओं के बारे में। पहला साम्राज्य है गुज्जर प्रतिहार वंश, जिसने लगभग 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में भारत पे राज किया। कौन सा वंश? गुज्जर प्रतिहार वंश, जिसने 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक भारत पे राज किया, और अंत में त्रिपक्षीय संघर्ष को भी यही जीतते हैं। मुख्य क्षेत्र इनका राजस्थान व गुजरात के बाद गंगा के मैदानों तक विस्तारित हुआ। मतलब इन्होंने ये सब सर्वप्रथम राजस्थान के कन्नौज जो गुज्जर समाज है वो क्या करता था, आपके सामने वो इनके शासक हुआ करते थे, और ये कुछ राजस्थान के क्षेत्र में उनका राजस्थान के सटा हुआ क्षेत्र गुजरात, वहां पे राज करते थे। और इन्होंने जैसे कन्नौज को जीता, उसके बाद में इन्होंने गंगा के 2 मैदानों तक इनका विस्तार देखने को मिला, और इन्होंने जो कन्नौज का क्षेत्र है उसको राजधानी बनाया। अब काफी बच्चों का सवाल आएगा, सर कन्नौज को ही इन्होंने अपनी राजधानी क्यों बनाया, कन्नौज के लिए संघर्ष क्यों था? क्यों? क्योंकि गंगा के मैदान थे, वहां पे सबसे ज्यादा कृषि देखने को मिलती थी। जिस क्षेत्र में कृषि होती थी वहां से कर देखने को मिलता है, कर देखने को मिलता है तो राजस्व देखने को मिलता था, और राजस्व मतलब पैसा, और पैसे की पूरी दुनिया में लड़ाई होती थी। इसीलिए जो कन्नौज है वो सबसे बड़ा कर की दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण इलाका था, इसलिए वहां पर यह संघर्ष देखने को मिलता था। इस वंश के संस्थापक बात करें, हरिश्चंद्र इसके संस्थापक माने जाते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश के, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक आप कौन है? नागभट्ट प्रथम। तो आपको अगर कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाए तो नागभट्ट प्रथम ही मार के लगा के आना। तथा इसके सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ करता था? मिहिर भोज है वो इसका सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था। जो गुज्जर प्रतिहार वंश है इसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था आपके सामने? मिहिर भोज है वो सबसे शक्तिशाली शासक था। संघर्ष की बात करें, इन्होंने पालों और राष्ट्रकूटों के साथ कन्नौज के लिए लगातार त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल रहे। यह आपके सामने जो गुज्जर प्रतिहार वंश है, इन्होंने पाल व राष्ट्रकूटों के साथ कन्नौज क्षेत्र के लिए इन्होंने लगातार त्रिपक्षीय संघर्ष किया, जिससे
इन्होंने अरब आक्रमणकारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इससे क्या हुआ, जो अरब के आक्रमणकारी है ये वो भी उनके साथ में इन्होंने संघर्ष किया, इसके वजह से वो भी भारत में नहीं आ पाए। पतन कब हुआ इनका? अच्छा, एक बार संघर्ष फिर से समझा देता हूं। पाल और राष्ट्रकूटों के साथ इन्होंने संघर्ष किया और अरब से आने वाले आक्रमणकारियों के साथ में इन्होंने संघर्ष किया है, दोनों के साथ इनका संघर्ष था। इनका पतन देखें तो 10वीं शताब्दी के अंत तक इनकी आंतरिक कमजोरियों और सामंतों के उदय के कारण ये विखंडित हो गए। मतलब 10वीं शताब्दी तक तो कुछ तो इनके राजा है वो इतने सशक्त नहीं रहे, आगे आने वाले जो शासक है वो इतने ज्यादा सशक्त नहीं रहे कि वो पूरे जो इनके साम्राज्य को संभाल सके। तथा सामंतवादी परंपरा, मतलब जो राजस्थान में जो सामंतवादी परंपरा देखने को मिलती थी, जागीरदारी परंपरा, जहाँ पे छोटे छोटे जो जगह को क्या दिया जाता था, भूमि के लिए दे दिया जाता था, उगाने कृषि के लिए, और उसे कर लेने का अधिकार सामंतों को होता था। तो उससे क्या होता है, सामंतों का उदय होता है और फिर वो गुर्जर प्रतिहारों को हरा देते हैं और उसके कारण उनका साम्राज्य खत्म हो जाता है। इस वंश का क्या महत्व रहा भारतीय समाज में? इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक अरब आक्रमण से भारत की रक्षा की। तो गुर्जर प्रतिहारों ने लगभग 300 वर्षों तक ये अरब आक्रमणकारियों से लगातार संघर्ष करते रहे और इन्होंने भारत में अरब आक्रमणकारियों को भारत में आने नहीं दिया। इन्होंने संस्कृत साहित्य और आपके सामने कला को संरक्षण दिया। तो इनके द्वारा क्या किया गया, संस्कृत जो साहित्य उसका निर्माण किया गया इनके द्वारा, तथा कला का संरक्षण दिया गया। इनके जो कला है वो पूरी दुनिया जो सांस्कृतिक पहचान भी देने का इन्होंने कार्य किया। अगला वंश है पाल वंश। पाल वंश के द्वारा कब शासन किया गया? 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक आपके सामने पाल वंश के द्वारा शासक किया गया। इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी? क्षेत्र इनका पूर्वी बंगाल देखने को मिलता था, जहां पर ये बंगाल व बिहार जैसे क्षेत्र में क्या करते थे, राज करते थे। पाल राजवंश कहां पर राज करता था? बंगाल व बिहार जैसे क्षेत्र में पाल राजवंश है वो आपके सामने क्या करता है, राज करता है। इसके संस्थापकों की बात करें, ये जो मैंने बताया था आपको, बंगाल, बिहार, यूपी और जो बंगाल, खास करके बंगाल क्षेत्र में आपके पाल राजवंश देखने को मिलता था। इसका और इसमें इनका संस्थापक कैसे हुआ? गोपाल है जो इसका जो संस्थापक माना जाता है, और उसको कैसे चुना गया था? चुनाव के द्वारा चुना गया था। और चुनाव कराया गया सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? तो गोपाल को चुना गया और उसने गोपाल ने पाल राजवंश की स्थापना की। इसके अन्य जो सबसे शक्तिशाली राजा हुए, धर्मपाल व देवपाल है, वो इसके सबसे शक्तिशाली राजाओं में से थे। और इसके अन्य शक्तिशाली राजा भी हुए, जिसमें धर्मपाल है, देवपाल है, उसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इनके संघर्ष की बात करें आपके सामने, जो गुर्जर प्रतिहार, जो आपके सामने जो पाल राजवंश है, इनका किसके साथ संघर्ष देखने को मिलता था, किसके साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी? गुर्जर प्रतिहार राजवंश और राष्ट्रकूटों के साथ इन्होंने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में सक्रिय रहे। मतलब ये इनका भी योगदान था आपके सामने। गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के साथ ये लड़ते रहे कन्नौज क्षेत्र के लिए। इन्होंने कन्नौज के क्षेत्र पे धर्मपाल ने, भाई इसमें फिक्स नहीं था, कभी तो गुर्जर प्रतिहार जीत गए, कभी पाल जीत गए, लेकिन आपके सामने राष्ट्रकूट जीत गए। लेकिन थोड़े थोड़े समय के लिए सभी ने राज किया, लेकिन मुख्य रूप से गुर्जर प्रतिहारों को इस पे विजेता घोषित माना जाता है। इसका जो मुख्य राजा था धर्मपाल ने कुछ समय तक आपके सामने कन्नौज पर नियंत्रण भी हासिल किया था। इनका पतन कैसे होता है? 12वीं शताब्दी तक सेन वंश द्वारा विस्थापित किया जाता है। 12वीं शताब्दी तक ये राज करते हैं, फिर 12वीं शताब्दी में आता है सेन वंश, जिन्होंने पाल वंश का धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और उसको हटा दिया जाता है। महत्व की बात करें आपके सामने, बौद्ध धर्म के महान संरक्षक माने गए थे। जो पाल राजवंश के जितने भी राजा हुए, ये किसको मानते थे? आपके सामने बौद्ध धर्म को मानते थे, और बौद्ध धर्म के प्रमुख संरक्षकों के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनके द्वारा किसकी? नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया गया। मतलब इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जैसे जो विश्वविद्यालय है, इसका इन्होंने निर्माण किया, जिसमें कला में पाल है उनकी कांस्य मूर्तियों और साहित्य को बढ़ावा मिलता है। तो इनके द्वारा आपके सामने जो ये पाल राजवंश हुआ करता था, इसके द्वारा नालंदा व विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसका निर्माण किया गया था। अब मुझे बताना किसके द्वारा विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय उसका निर्माण किया गया, और नालंदा जो विश्वविद्यालय उसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये था आपके सामने जो पाल राजवंश, जिसके बारे में अपन पढ़ा है अपन ने। अगला राजवंश है वो कौन है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश है जो आपके सामने 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच में देखने को मिलता है। राजनीतिक स्थिति की बात करें, दक्कन क्षेत्र में जो राष्ट्रकूट राजवंश है, ये दक्कन का क्षेत्र है जो दक्षिणी भारत है
उसमें महाराष्ट्र व कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में ये राज किया है। कौन से राजवंश ने? राष्ट्रकूट राजवंश ने। मान्य खेत में इनकी राजधानी थी, और इनकी राजधानी कहां पर देखने को मिलती थी? मान्य खेत है वो इनकी राजधानी थी, किनकी? राष्ट्रकूटों की। राष्ट्रकूटों की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई, जिसमें कर्सन कर्सन प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय व अमोद वर्ष प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। तो इसमें अलग अलग प्रकार के संस्थापक देखने को मिले हैं। संस्थापक दंती दुर्ग है, लेकिन अलग अलग प्रकार के राजा, जिसमें कर्सन प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय व अमोद जो वर्ष प्रथम सबसे शक्तिशाली राजाओं में से थे। इनके संघर्ष की बात करें आपके सामने, पालव व प्रतिहारों के साथ कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिला था। मतलब इनका राष्ट्रकूटों का जो संघर्ष है वो पालों के बीच में और गुज्जर प्रतिहारों के बीच में, कन्नौज का जो क्षेत्र है उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिला था, जिसमें जिन्होंने क्या किया था? कई बार आपके सामने उत्तर भारत की जो शक्तियों को हराने का कार्य किया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था? पाल है और जो गुज्जर प्रतिहार राजवंश से, इन्होंने कई बार उत्तर भारत की जो शक्तियां हैं उसको हराया था इन्होंने। समझ, पाल बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। राष्ट्रकूट है, इन्होंने ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे, इन्होंने पालों को भी हराया और गुज्जर प्रतिहारों को भी हराया था। इनका पतन कब देखने को मिलता है? 10वीं शताब्दी के आसपास चालुक्य वंश द्वारा इनको स्थापित कर दिया जाता है। महत्व की बात करें 11वीं शताब्दी में विशेषकर शैव धर्म, शिव को मानने वाले धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तीनों के संरक्षक हैं। मतलब इनके अलग अलग जो आपके सामने जो राजा हुए, कुछ राजा हिंदू धर्म को मानते थे, जो शैव धर्म को, भगवान शिव को मानने वाले जो अनुयायी होते हैं उसको शैव धर्म माना जाता है, जैन धर्म को माना और बौद्ध धर्म, तीनों को माना गया। इनके द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर देखने को मिलता है, उसको निर्माण किया गया, जो कर्सन प्रथम के द्वारा निर्मित किया गया था, और इनकी जो स्थापत्य कला उसका उत्कृष्ट उदाहरण है, और इन्होंने कन्नड़ साहित्य का में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आप यहाँ से इसका दो तीनों का वो रिवीजन भी कर सकते हो कंपैरिजन के रूप में। आखिरी में निष्कर्ष बता देता हूं, यह त्रिपक्षीय संघर्ष भारतीय इतिहास का उस दौर है जब भारतीय क्षेत्रीय शक्तियां एक दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करने का करते हैं। तो देखो, ये वो दौर होता है जब आपस में भारतीय राजा है वो क्षेत्रीय जो मगध साम्राज्य था या महाजनपद वो कमजोर हो गए थे। अब क्षेत्रीयवाद का दौर आ चुका था, जब क्षेत्रीय राजा वो क्या हो चुके थे? मजबूत होना शुरू हो गए थे, और सभी एक दूसरे के लिए संघर्ष कर रहे थे उस समय। तो उस समय आपके सामने त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिलता है, और इससे भारतीय राजनीति में अस्थिरता के बावजूद सांस्कृतिक व कलात्मक विकास है वो जारी रहता है। तो यह था आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित। कैसा लगा वीडियो? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।